यहाँ जो देख रहे हैं शीर्षक भारतीय भाषा परिवार, और हमने आज की कार्यशाला का जो विषय रखा है वो विषय आपके सामने है। मतलब ये जो भारतीय भाषा परिवार, जो भाषा विज्ञान के विद्यार्थी हैं वे जानते हैं कि दुनिया में जितनी सारी भाषाएं हैं उनको कुछ परिवारों में बांटा गया, और उसमें एक बड़ा परिवार जो भारत में है उसका नाम है भारोपीय परिवार कहा गया। भारत और यूरोपीय भाषाओं को एक परिवार में दिखाया गया, और आपको ये तो पता है। और ये नक्शा आपको पता है कि शीर्षक के अनुरूप एक नक्शा है। एक्चुअली इसमें आपको सही ढंग से सारी लिपियां नहीं दिख रही है, एक संकेत है इसमें। और जिस पे मुझे अपनी बात रखनी है आज, तो वो है, तो मैं अभी सीधा जैसे आपको कहा, एक बड़ा परिवार जिसको मान रहे हम उसको मैंने कहा आरोपी परिवार, और उसको एक छोटा कर देंगे तब भी वो बड़ा है देश में, वो है आर्य भाषा परिवार। और उसके बाद दूसरा बड़ा परिवार जिसको आप मानते हैं तो वो है द्रविड़ परिवार। ये नाम तो आपने सुना, और आपने एक और शब्द भी सुना। उससे पहले ही हमने भारत की जितनी सारी भाषाएं हैं, तो हम अतीत में जाकर जरूर इतना मानते हैं कि हमारे पास जो मौखिक परंपरा में तो वैदिक साहित्य का जो विकास हुआ था, उसके बाद कई सारे साहित्य विकास में आए, मतलब विकसित हुए। तो उसमें एक भाषा की दृष्टि से, हम भाषा चिंतन की दृष्टि से जिस अष्टाध्यायी की बात करते हैं, निश्चित रूप से आप सबको पता है इसमें कई सारे मित्र जो भी जुड़े हैं वो हमारी मतलब विशेषकर इस भाषा प्रौद्योगिकी से संबंधित जो सोशल मीडिया समूह है, उनमें हम लोग समय समय पर जो भी त्योहार होते हैं उससे संबंधित कुछ संदेश और कुछ ग्रीटिंग्स हम लोग डालते रहते हैं। पिछले दिनों में 15 फरवरी के दिन, मतलब आज से निश्चित रूप से 10 दिन पहले, एक संदेश शिवरात्रि के अवसर पर मैंने परिचालित किया था। उसी समय एक छोटा सा आलेख भी परिचालित किया था, आलेख का लिंक परिचालित किया था, उसके माध्यम से कुछ लोगों ने जरूर उस आलेख को पढ़ लिया होगा। तो उस समय चूंकि हमने शिव का नाम लिया शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के अवसर पर, तो वहां पे महेश्वर सूत्रों का उल्लेख मैंने किया था। मतलब भारतीय जो भी हम भाषा विज्ञान, तो वो शब्द है जो लिंग्विस्टिक्स के लिए मतलब पर्यायवाची शब्द है भाषा विज्ञान। जबकि भाषा को लेकर जो चिंतन हमारे पास रहा है उससे संबंधित आर्य और द्रविड़ से संबंधित कुछ शब्द यहाँ मैंने लिख दिया। ये सारे आपको स्पष्ट है, अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का, मतलब पाणिनि ने जो कुछ हमें दिया है अष्टाध्यायी के रूप में संस्कृत का व्याकरण। और उसके बाद जिसको आपने द्रविड़ भाषा कहा, तो द्रविड़ परिवार में आपको ऐंदिरम, अगस्त्यम, तुल्काप्यम, मतलब इनकी बराबरी फिर उसी अष्टाध्यायी से कर सकते हैं। तो मतलब भारतीय भाषिक ध्वनियां जो है उनको हम लोग जैसे मानते हैं कि महेश्वर सूत्र जो 14 है, तो उसमें तमाम ध्वनियां जो भी हैं, तो उनके लिए उनके आधार पर अष्टाध्यायी का उसकी सर्जना यदि पाणिनि ने की है, उसके बाद कितनी सारी टीकाएं आई हैं। तो वैसे देखा जाए अष्टाध्यायी की बराबरी में फिर ऐंदिरम का मतलब इंद्र द्वारा रचित द्रव्य व्याकरण का नाम आता है, उसको ऐंदिरम कहते हैं। फिर अगस्त्यम, मतलब इंद्र के बाद तो उनके शिष्य के बराबर अगस्त्य महामुनि ने जिस व्याकरण की रचना की थी उसको अगस्त्यम कहते हैं। यहाँ ऐंदिरम, अगस्त्यम ये सारे तमिल शब्द है, तो द्रविड़ मूल के व्याकरण की दृष्टि से ये शब्दों का यहाँ प्रयोग है। और अंततः जो ये दोनों भी ऐंदिरम और अगस्त्यम अभी उपलब्ध नहीं है, इनका उल्लेख ही तो होता है। जो उपलब्ध है वो है तुल्काप्यम। ये तुल्काप्यम और अष्टाध्यायी, इन दोनों में कौन सा पहला कौन सा बाद, जैसे सवाल आते हैं। हम दोनों को लगभग एक समय के या लगभग काफी पुराने मान के चलते हैं, और इतने पुराने हैं कि हम ग्रीक यानी यूनानी सभ्यता से भी ये पुराने निश्चित रूप से हैं। और जिस 18वीं सदी में जिस भाषा विज्ञान की बात हम करते हैं उससे बहुत पुरानी परंपरा है। तो उस परंपरा के संदर्भ में हम जो अंतिम शनिवार में हर महीने जिस व्याख्यान माला का आयोजन कर रहे हैं,
जिसमें आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल जी जो व्याख्यान दे रहे हैं, और हर पूर्णमासी के दिन हर महीने हम जो व्याख्यान आयोजित कर रहे हैं, उसमें ये चिंतन आप तक आचार्य जी पहुंचा चुके हैं, इसलिए मेरा काम आसान हुआ। जो बात मैं कह रहा था, आपको याद होगा, ये पोस्टर मैंने आपसे साझा किया था। तो आप में जरूर निश्चित रूप से, जब मैं हिंदी माध्यम से बात कर रहा हूँ और हिंदी माध्यम से मेरा ये पाठ्यक्रम है स्वयं पर, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर जो भाषा प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम निश्चित रूप से आपको हिंदी माध्यम से, और हिंदी माध्यम से चुनौती क्या थी, हिंदी में तकनीकी शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली की जो कमी है, उस चुनौती के बावजूद 2014 में पाठ्य पुस्तक लिखकर ये पाठ्यक्रम अपने यहाँ शुरू किया था। उसी क्रम में बाद में ऑनलाइन पाठ्यक्रम आपके सामने पिछले 4 वर्षों से चल रहे। इस वर्ष में भी कई सारे सक्रिय विद्यार्थी, 1300 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। और यहाँ एक और संवेदना की बात ये कहना चाहता हूँ, जो वार्म विशेष ऑन महाशिवरात्रि फ्रॉम नादा टू इनोवेशन शिवा एंड लैंग्वेज जो लिखा, मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसा लिखूं। जब मैं भारतीय भाषा परिवार कह रहा हूँ, भारतीय भाषाओं में भी मैं लिखना चाह रहा था। अब यहाँ समस्या मैं बता देता हूँ, ये जो कुछ लिखा है ये मैंने नहीं लिखा। इसको मैं जो धंधा कर रहा हूँ, धंधा मतलब पढ़ाने का या शिक्षा के प्रसार का या ज्ञान के प्रसार का जो कार्य सेवा मैं कर रहा हूं, उस सेवा से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जितने भी साइट्स है उनको पता है। कैसे पता है? क्योंकि मेरा लॉगिन होता है, तो मैं जो गतिविधियां कर रहा हूं उनको पता है। मैं जहां हूं आपको पता है। अब इस समय मैं बेंगलुरु में बैठा हूं, तो बेंगलुरु में मैं हूं, तो पांडिचेरी से रातों रात इधर आया था। तो अब गूगल को पता है मैं कहाँ बैठा हूं, क्योंकि मेरे मोबाइल में गूगल के जितने अकाउंट्स खुले उसके साथ उसको पता है। अब मैं या भी रात निकल के फिर कहीं और पहुंचूंगा, तो फिर वो भी पता चलेगा। ये अंग्रेजी में इसीलिए बनाया था मैंने, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे दोष आ जाते हैं। हिंदी में दोष आने का मतलब फॉन्ट की समस्या है। मतलब ये फॉन्ट की समस्याओं की बात आज से 26 साल पहले हम करते थे, 26 साल के आसपास ही। तो इसके लिए समाधान आ चुका था, वो है यूनिकोड का समाधान। मगर आपको ऐसे जो भी डिजाइन के जो सॉफ्टवेयर है, उसमें अभी भी यूनिकोड इतना सक्षम नहीं बन पाया। इस वजह से जो है, मुझे अंततः जब समय नहीं होता, केवल अंग्रेजी का वो बनाकर पूरा संदेश हिंदी में बना देता हूँ। वो था, इसको उल्लेख इसलिए कर रहा था मैं, एक तो समस्या, दूसरी तरफ तो जो जुगाड़। और फिर यहाँ ज्ञान की बात यह है कि अष्टाध्यायी के आधार पर तो 14 महेश्वर सूत्र माने गए, मतलब अष्टाध्यायी के आधार ही ये 14 सूत्र माने गए। और ये 14 सूत्रों में 14 सूत्र क्रम यहाँ दे दिया, और इसमें आ ई उन, तो पूरा इसको पढ़ने का मेरा आशय नहीं है, आप उस लेख में जा सकते हैं। ये 14 सूत्र में हमारे यहाँ की जो ध्वनियां हैं, मतलब भारतीय भाषाओं की जो ध्वनियां हैं, तमाम ध्वनियों को 14 सूत्रों में महेश्वर सूत्र कहकर, तो इनका हम लोग, मतलब महेश्वर ने जो नटराज के रूप में तो अपने नर्तन के बाद जो डमरू बजाए, उससे ये ध्वनियां उत्पन्न होने की बात मानी जाती है, और इन्हीं के आधार पर अष्टाध्यायी की सर्जना होने की बात मानी जाती है। अब मैं जिस भारतीय भाषा परिवार, ये कोई मेरा दिया हुआ शब्द नहीं है। आपको पता है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक भारतीय भाषा समिति के नाम से एक उच्च स्तरीय समिति का जो है गठन हुआ है 5 साल पहले लगभग। और उस समिति का लगातार इस पर काम हो रहा है, और पिछले 2 वर्षों से इस समिति ने कई सारी कार्यशालाएं, कई सारी संगोष्ठियां, कई सारे सम्मेलन, देश भर में कोने कोने में, कई सारे विश्वविद्यालय में, कई सारे महाविद्यालयों में, और कई सारे अन्य संस्थानों में, शैक्षिक संस्थानों में, साहित्यिक संस्थानों में किए गए हैं। तो उनका, और पहले से देश में कई सालों से जो भी भाषा विज्ञान, भाषा चिंतन पे काम कर रहे थे, ऐसे विद्वानों ने जो कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, उसके आधार पर एक पुस्तक सामने आई है। उसका शीर्षक है भारतीय भाषा परिवार। एक पुस्तक का शीर्षक मैंने कहा, लेकिन तो इसको हम कह सकते हैं भाषा नीति, शिक्षा सुधार एवं डिजिटल भारत हेतु एक रूपरेखा। इसमें डिजिटल भारत मैंने जोड़ा है, शिक्षा सुधार स्थिति को देखते हुए मैं कह रहा हूं, भाषा नीति जो आगे होने वाली है उसको देखते हुए, और पिछले 2020 से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके सामने है
उसको ध्यान में रखते हुए ये शीर्षक, नीचे का शीर्षक जो सफेद या उजले अक्षरों में है, भाषा नीति शिक्षा सुधार एवं डिजिटल भारत, ये तो एक रूपरेखा, वो मेरी परिकल्पना है। जबकि भारतीय भाषा परिवार ये भारतीय भाषा समिति के द्वारा उस पुस्तक के लिए दिया गया शीर्षक है। फिर से यहाँ पे आपको मोटे अक्षरों में तो भारतीय लिपियां जो प्रमुख है, मतलब अपने यहाँ जो भारतीय 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं इस समय, शुरुआत में 14, फिर 15 होते, फिर 18 होते, आज 22 तक जो संख्या पहुंच गई, उनके लिए प्रयुक्त लिपियों की जो संख्या है, तो वो लिपियां ही प्रमुख लिपियां यहाँ पर है। इसमें हाँ कुछ लिपियां निश्चित रूप से नहीं है, तो वो उस समय जो कंप्यूटर में पहुंच पाई थी, तो मतलब 2000 के आसपास केवल उनका ही यहाँ संकेत दिया। तो मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं रहा कि मैं उनकी उपेक्षा करूं, क्योंकि ये चित्र कॉपीराइट वाला चित्र है, उस समय का चित्र मैंने सीडैक से ले लिया था। तो पुनः यहाँ पे शिवाजी जयंती का इसलिए दिखाया, तो परसों मुझे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो बाद में राष्ट्र केंद्रीय जो संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से परिवर्तित हुआ, तो संस्कृत विश्वविद्यालय के, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के नासिक परिसर, जो आगे जाकर वो पहले मुंबई परिसर था, बाद में नासिक परिसर कहलाया, आगे जाकर वो परिसर, आपको पता है वो प्रदेश रामायण की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदेश है, तो उसी नाम से आगे वो नाम आने वाला है, वो संकेत रूप से मैंने आपको बताया। तो उस समय, मतलब जिस समय जिस दिन मैं व्याख्यान वहां दे रहा था, और वहां व्याख्यान देने नहीं गया था, एक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मैं गया था, लेकिन मैंने सोचा वहां भी प्रस्तुति में इसी ढंग से दे दूं, ये प्रस्तुति उसी समय के उत्पाद है, तो इसको अद्यतन करके कुछ चीजें बोलना चाहा, वो मैं इसमें प्रस्तुति में नहीं कर पाया, वो अपने वाक्यों में तो कह रहा हूँ। शिवाजी जयंती का इसलिए भी मैंने वहां महत्व देते हुए इसको प्रस्तुति की, तो जैसे शिवरात्रि और शिवाजी जयंती से संबंधित जो पोस्टर है उसको तो आप समझ गए। यहाँ पे देखिए, तो here is the table with the hearty greetings on Shivaji Jayanti in 22 languages of 8th schedule of the Indian Constitution, along with the Devanagari transliteration where the original script is different. सबसे पहले असमिया, असमिया की अपनी लिपि है, असमिया की अपनी लिपि में मैंने शिवाजी जयंती के ग्रीटिंग्स यहाँ लगाए हैं, और उस तरफ देवनागरी ट्रांसलिटरेशन, मतलब देवनागरी लिप्यंतरण, शिवाजी जयंतीर आंतरिक शुभेच्छा, मतलब इसको पढ़ना जिनको दिक्कत होती आती है, तो उनके लिए वहां पे देवनागरी में दिया। ये मैंने नहीं किया, ये किसने किया? एआई ने किया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और जिसको हम उत्पादक कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, या आप जनरेटिव एआई कहते हैं, वही है। उसकी इतनी क्षमता बढ़ चुकी है, और बढ़ने के बाद हमारी चिंता क्या है, जब भारतीय भाषा परिवार कहा जा रहा है, उसका दायरा क्या, पहले ये तो समझेंगे, फिर हमारी चिंता को उस पर जोड़ते हुए फिर हम काम करना चाहते हैं। इसलिए आज का विषय मैंने ऐसा दे दिया, तो भारतीय भाषा परिवार के परिप्रेक्ष्य में भाषा प्रौद्योगिकी की भूमिका, क्योंकि भाषा प्रौद्योगिकी के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, इसमें रुचि रखने वाले सारे विद्वान हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैंने उनको किम कर्तव्य, मतलब हम आज की स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है, जैसे मैंने यहाँ पे संकेत रूप में आपको यहाँ विषय भी दे दिया। जबकि भारत की 22 भाषाओं में, उनकी लिपियों में किसी हद तक एआई, आज किसी हद तक क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, आज प्रयोग में सक्षम होने पर हम संतुष्ट होकर ना बैठ जाएं। कहने का आशय यही है कि यहाँ जो भी आप बीच में देख रहे हैं, बीच वाले कॉलम में, वो सब 100% सही है, ये दावा नहीं है। कारण कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा एक का पिछड़ापन है, तो वो है स्पष्ट। और दूसरा, ये लाभ जो है सभी भारतीय भाषाओं को, जब आपने परिवार कहा, अब परिवार में मान लीजिए किसी छोटे परिवार में 4 लोग हैं, माताजी, पिताजी और उनके 2 बच्चे मान लीजिए, और बड़ा परिवार है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का दायरा, मेरे एक मित्र है हैदराबाद में, उनके परिवार में शताधिक लोग हैं, शताधिक मतलब 100 से ज्यादा है, तो कितनी सारी 2-4 पीढ़ियों के लोग एक ही परिवार में रहते हैं। अब मान लीजिए हम भारतीय भाषा परिवार जिसको कह रहे हैं, वो वही है, इतना व्यापक है, तो अब उसमें किसकी किसको हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं, किसको कम महत्व दे रहे हैं, ये परिणाम यहाँ आप देख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 22 भाषाओं का जो भी दिया है आपको,
तो यहाँ पे देख रहे हैं 22 भाषाओं का उन्होंने दे तो दिया है। उर्दू, तेलुगु, तमिल, सिंधी, संताली और संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, नेपाली, मराठी, मणिपुरी। मणिपुरी में देख रहे हैं मैथिली लिपि में है। मलयालम, मैथिली, कोंकणी, कश्मीरी, कन्नड़, हिंदी, गुजराती, डोगरी, बोडो, बंगला और बंगाली और असमीज। तो इतने सारे जो हैं, हम इससे संतुष्ट ना हो जाए, मैं ये कह रहा था। कारण यहाँ पे जब हम 1652 भाषाएं कहते थे 1960-70 के दशकों के बीच, और आज हम कह रहे हैं 1369, इतनी भाषाएं हमारे पास जीवित है, ये माना जा रहा है। आप 2011 के सर्वेक्षण के आंकड़े देखिए, जो सेंसस के डायरेक्टरेट की जो वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे। अब इस इतनी सारी भाषाओं में यहाँ मुट्ठी भर भाषाएं हैं। जब 1300 कहा, तो लगभग वो नंबर है जो मतलब इस बार हमारी मतलब इस कोर्स के लिए जो जुड़े हैं उतने नंबर मान के चलिए। तो उस नंबर में, और उसमें क्या है, केवल 22 भाषाओं के लिए सुविधाएं विकसित हुई है, कई सारी भाषाएं उपेक्षित है। तो मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर अपने में चेतना जगा रहे हैं। हम लोग भले ही प्रोग्रामिंग सीखे ना सीखे, जो प्रोग्रामर्स है उनको हम सेंसिटाइज करें और उनमें वो चेतना जगाएं कि वो दूसरी भाषाओं के लिए काम करें। और विशेषकर इसमें से जितने भी लोग जुड़े हैं, मुझे पता है इसमें एक पहली पीढ़ी के कम लोग हैं, तो दूसरी तीसरी पीढ़ी के ज्यादा लोग हैं। तो हम लोगों को करना क्या चाहिए, नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनमें ये चेतना हम जगाएं और उनको कहें कि आज मतलब इस वर्ष को मैंने भाषा प्रौद्योगिकी उद्यमिता वर्ष मैंने घोषित किया है। तो स्टार्टअप वर्ष के रूप में मैंने घोषित किया है। इसका आशय ये है कि हम निश्चित रूप से निःशुल्क लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हैं। आप ऐसे मतलब जो भी युवा हैं जो अपनी भाषाओं के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, अपना पराया यहाँ कुछ नहीं है। तो सारी भारतीय भाषाएं अपनी भाषाएं हैं। फिर भी मान लीजिए उनकी अपनी मातृभाषा जो उपेक्षित रह गई है डिजिटल परिवेश में, उसके लिए वो योगदान करना चाहते हैं, उनको सादर आमंत्रित कीजिए, हमारे साथ जोड़िए। हम उनको क्या करेंगे, निश्चित रूप से उनकी भाषा से संबंधित कुछ काम वो करते हुए, उन्हीं कामों के द्वारा वो कुछ कमाई भी कर सके, कुछ नाम भी कमा सके। इस दृष्टि से उनको आवश्यक चेतना और साथ ही साथ आवश्यक कौशल हम प्रदान करेंगे, ये गारंटी हम दे रहे हैं। अब आपको पता है ये कोर्स जिसमें अभी तक उमेश जी ने आपको जरूर बताया, 28 तारीख तक इसमें प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। मतलब आज 25 है, 26, 27 और 28, बस 3 दिन बाकी है। 3 दिन के बाद इस सत्र जनवरी 2026 सत्र के लिए प्रवेश खत्म। और एक तरफ हम लोग चूंकि हर सप्ताह हमारे अपने जो ऑनलाइन विद्यार्थी है उनके लिए सीधा कोर्स के टीचर्स के साथ संवाद का अवसर देना है, उस दृष्टि से ये कार्यशालाएं लगातार चलती रहेंगी और रविवार भी मिलते रहेंगे। और बुधवारी कार्यशालाओं का पूरा श्रेय मैं भाई उमेश जी को देता हूं, क्योंकि आपको पता है अभी मैं व्यस्त था, किसी और विश्वविद्यालय में मेरे व्याख्यान थे, और उस बीच समय पर आपको बुलाकर ये कार्यक्रम शुरू किया। तो इतनी निष्ठा के साथ जब उमेश जी लगे हुए तभी तो बुधवारी कार्यशाला चल रहे हैं, अन्यथा मैं बुधवारी कार्यशालाओं का श्रेय अपने पर कभी नहीं लेता। ये पूरा श्रेय और इसका पूरा का पूरा हम अपना जो कृतज्ञता भाव है उमेश जी के प्रति रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ कहा, भारतीय भाषा परिवार की जो संकल्पना सामने आई है, ये संकल्पना कल परसों की संकल्पना है, पहले से है, लेकिन इसको लेकर कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आए हैं। तो उस संकल्पना के साथ जुड़कर काम करने का हम कर्तव्य निभाएंगे। मतलब केवल संकल्पना जो सामने आए हैं उसके साथ चर्चा करते रहेंगे, जो भी चर्चाएं इन दिनों में हो रही है, बहुत सारी संगोष्ठियां हो रही है, उन संगोष्ठियों में एक ही बात, बस हम लोग इसका प्रचार करेंगे। प्रचार करने से मतलब नहीं है, तो वो आपको बता ही दिया मैंने कि इस पोस्टर के माध्यम से मैं कभी नहीं चाहता हूं मैं अंग्रेजी से अपनी बात रखूं, मैं चाहूंगा भारतीय भाषाओं के माध्यम से अपना पोस्टर बनाओ। लेकिन क्या करूं, भारतीय भाषाओं में तो मशीन बना रहा है, बहुत बढ़िया बना रहा है, वही तो मैंने यहाँ दिखाया। लेकिन इन सॉफ्टवेयरों में अभी भी कुछ समस्याएं हैं, ये संकेत है। तो बहुत सारी और भी चीजें रह गई जिस पर बात करना है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा उत्पादक कृत्रिम बुद्धि, वहां बुद्ध रह गया, बुद्ध नहीं बुद्धि है, का आज कुछ ही भारतीय भाषाओं को मिल रहा है लाभ।
हम संकल्प करें कि यह लाभ सभी भारतीय भाषाओं को मिल जाए। यहाँ संकल्प समझ गए, हमारा हमारा संकल्प, जो कि हम भाषा प्रौद्योगिकी के विद्यार्थी है, हमारा संकल्प ये होगा कि जो संकल्पना भारतीय परिवार की है, उस संकल्पना के समानांतर या उस संकल्पना के साथ जुड़कर हम उन भाषाओं का तकनीकी विकास करने के लिए डिजिटल परिवेश में तमाम भाषाओं को समान दृष्टि से विकास करने की चेतना लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जो मैंने अपनी मतलब परिवेश में किसी हद तक विकास कहा, सिंधी जो भी यहाँ समझते हैं, आपको पता है, यहाँ समझ गए, यहाँ बीच में देवनागरी अक्षर आया, यहाँ देवनागरी की मात्रा है, ये गलती किसने की है? गलती एआई ने की है। एआई ने गलती की है, एआई की गलती नहीं है। अब विद्यार्थी दोष करता है, गलती पूरी की पूरी गलती विद्यार्थी के लिए भी है। शिक्षक ने यदि ढंग से सिखाया, विद्यार्थी नहीं करता। अब विद्यार्थी ने ढंग से सीखा, तब भी नहीं करता। मतलब अभी एआई पूर्णतः विकसित नहीं है। पूर्णतः उसके विकास होने तक फिर हम ना रोएं कि केवल 22 भाषाओं का विकास किया गया, बाकी सारी भाषाएं उपेक्षित हो गई। जिसको लेकर भारतीय भाषा परिवार का कहा गया, वो संकल्पना क्या है समझने की हम कोशिश करते हैं। फिर से आपके सामने वही टाइटल आया, भारतीय भाषा परिवार की संकल्पना। ये संकल्पना मेरी अपनी संकल्पना नहीं है, ये संकल्पना समूचे भारत में अब तक जितने सारे अनुसंधान हुए हैं, भारत हो या पश्चिम में भी हो, और विशेषकर 2000 2,500 वर्षों तक जिस पश्चिम या जिस हम लोग कहें जिसको हम औपनिवेशिक सत्ता के तहत थे, उस समय जो भी दोष हुए हैं, उन दोषों का निराकरण, और विशेषकर हम पश्चिम का अनुकरण करते हुए जिसको हम भाषा विज्ञान कह रहे हैं, उसकी जो कमियां रह गई है, उनकी पूर्ति के रूप में भारतीय भाषा परिवार की संकल्पना सामने आई है। आपको बहुत सरल शब्दों में बात स्पष्ट कर देता है यहाँ पे। तो ये कहने का अधिकार मेरे पास क्या है, वो बता रहा था। अभी उमेश जी ने कहा मेरा परिचय तो पढ़ते जाएं तो 2 सेशन भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं परिचय इसी दृष्टि से यहाँ बताना चाहता हूँ। पांडिचेरी विश्वविद्यालय पिछले 16 वर्ष में रहने की वजह से बहुत सारे ऐसे नए नए विषयों पे पाठ्यक्रम वहां पढ़ा रहा हूँ। आपको बीए एमए में ऐसे पाठ्यक्रम हिंदी विभागों में कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे देखिए, मीडिया तकनीक और प्रौद्योगिकी विषयों से संबंधित पाठ्यक्रमों में वेब पत्रकारिता, बहुभाषाई कंप्यूटिंग, नई मीडिया एवं नव माध्यम अध्ययन, कंप्यूटर भाषा विज्ञान, कंप्यूटरी भाषा विज्ञान, भाषा प्रौद्योगिकी, भारत में मीडिया कानून, वो एक हो गया। उभरते सूचना और डिजिटल समाज संबंधी पाठ्यक्रमों में समकालीन विमर्शों का अध्ययन, साइबर विमर्श और डिजिटल समाज में अनुसंधान लेखन, डिजिटल मानविकी, कृत्रिम बुद्धि और मानवीय उपागम, आंकिक समावेश एवं ज्ञान समाज, नवाचार एवं बौद्धिक संपदा अधिकार, ये सारे कोर्स के नाम हैं। कोर्स का मतलब एक कोर्स कम से कम एक सेमेस्टर मतलब 6 महीने पढ़ने जितना विषय, और पूरा का पूरा 500-600 की सामग्री के साथ पाठ हम पढ़ाएंगे और बच्चों को हम ये चेतना जगाएंगे। इस प्रकार के पाठ्यक्रम है ये। और नवाचारी शिक्षण, शिक्षण प्रौद्योगिकी और ई सामग्री विकास से संबंधित पाठ्यक्रमों में हिंदी शिक्षण व अधिगम में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, और शिक्षण अभिकल्प एवं ई सामग्री का विकास, और आभासी शिक्षण प्रौद्योगिकियों का परिचय। इसी प्रकार अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी लेखन संबंधी पाठ्यक्रमों में हिंदी उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषाओं से, ये सूची जो है बहुत लंबी है। मेरा आशय ये नहीं था कि मैं तो अपने यहाँ जो पाठ्यक्रम चला रहा हूं उसका मैं प्रचार करूं। मेरा आशय यही था कि आज आज के मतलब 21वीं सदी के हिसाब से, और 21वीं सदी में भी मेरा, जैसे आप कहते हैं, विकसित भारत का लक्ष्य जो 2047 कह रहे हैं, 2047, मतलब भारत की आजादी के 100 साल, आप 100 साल कहें, 150 साल कहें, उस समय तक भी जो चिंता चिंतन लेकर चलते नहीं, वो हम नई पीढ़ी में पैदा करने की दृष्टि से इस प्रकार के 35 से ज्यादा पाठ्यक्रम मैंने आज से 15 साल पहले ही शुरू किए थे। आप जिस कृत्रिम बुद्धि की बात आज सोच रहे हैं, आपको पता है, अभी भी आपको पता है कि ये पाठ्यक्रम हमारे पास उस समय शुरू हुआ था। ये प्रोडक्शन पूरा 2022 में पहले ही शुरू हो गया था, और मेरे हाथ में ये परियोजना थी 2018 में। तब कहाँ आपके पास चैट जीपीटी थी, और आपको पता है कि उसी समय आपको एक पार्ट था कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी, और उसमें आज चैट जीपीटी का जो विकास हुआ है, वो सारा विकास, मतलब जिस विकास को देख पाए हैं, उससे पहले उससे संबंधित चिंतन आप पढ़ चुके थे। तो मतलब वो चीजें,
तो ऐसी चीजें मतलब जो 50 साल के बाद भी परिकल्पना नहीं कर सकते, तो ऐसी चीजों पर पाठ और पाठ्यक्रम हमारे यहाँ जोड़ा था। इसका क्यों मैं प्रचार कर रहा हूं, मतलब यही कह रहा हूं कि हमारा कर्तव्य यही है कि आज हम मतलब जो स्थितियां आगे पैदा होंगी, जिसको आपने परिवार कहा, परिवार में किसी की उपेक्षा हुई है, कल जाकर फिर वो विरोध करेगा। विरोध किसका करेगा? उसी बात का करेगा, इस परिवार में मुझे रहना नहीं है। हम आप लोग अक्सर देखते हैं भारतीय व्यवस्था में संयुक्त परिवार था, अब क्या हो गया? तो छोटे परिवार से भी जाकर एक व्यक्ति के परिवार भी बन रहे। एक व्यक्ति होता, परिवार कहाँ होता, समाज कहाँ होता? तो ये कल हो गया हो। तो फिर भी हम कह रहे हैं, तो उस दृष्टि से चेतना जगा रहा था। मैं सीधा वहां चला गया प्रस्तावना के रूप में। भारत विश्व का सबसे बड़ा बहुभाषिक राष्ट्र है, और इतने बड़े राष्ट्र में जब भारतीय भाषा समिति के अध्ययनों के आधार पर एक पुस्तक जो है जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने प्रकाशित किया है, 2 पुस्तकें प्रकाशित किया है, उन्हीं के आधार पर यहाँ पे ये चिंतन हम लोग केंद्रित कर रहे हैं। और ये दोनों पुस्तकें हिंदी में नहीं है अभी भी। वो पुस्तकें मैंने पिछले दिनों में भारतीय भाषा समिति के पदाधिकारियों से कहा, ये सारी पुस्तकें सारी भारतीय भाषाओं में जानी चाहिए, कम से कम उन 22 भाषाओं में तो जानी चाहिए। लेकिन अभी जो आपको राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की वेबसाइट में आज ही जाकर देखिए, ये दोनों शीर्षक आपके सामने मैंने डाले हैं। पहली पुस्तक का शीर्षक है भारतीय भाषा परिवार, ए न्यू फ्रेमवर्क इन लिंग्विस्टिक्स है, और दूसरा जो है कलेक्टेड स्टडीज ऑन भारतीय भाषा परिवार। तो शीर्षक भी यही है। पूरी किताब अंग्रेजी में है, और ये दोनों अनुसंधान ग्रंथ फिलहाल अंग्रेजी में उपलब्ध है, वो तो बात मैं स्पष्ट कर चुका हूं। आइए हम भारतीय भाषाओं के विकास की दिशा में अपनी गिलहरी सेवा सुनिश्चित करें। दोनों किताबों के जो आवरण पृष्ठ है आपके सामने रखा, आपको दिख रहा है एनबीटी इंडिया का लोगो दिख रहा है कोने में, राइट हैंड के ऊपर वाले कोने में। और आप देख रहे पहली पुस्तक का शीर्षक दिया है भारतीय भाषा परिवार, क्योंकि भारतीय भाषा में ही शीर्षक दे दिया, मगर रोमन लिपि में है। पहले अंग्रेजी में ही किताबें आई हैं। चलो पूरे पश्चिम को, पूरी दुनिया को बताने के लिए मान के चलेंगे, और पूरे अपने भारतीय चेतना जगाने के लिए और भारतवासियों के बीच में तो ये संकल्पना क्या है समझाने के लिए ये किताबें सारी आनी चाहिए इसमें भारतीय भाषाओं में। सबसे पहला मेरा प्रयास तो अपने यहाँ तो जो ये भाषा प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यशालाएं चल रही है, इसमें अद्यतन विषयों को लेकर हम लोग काम करते रहते हैं। उसी दृष्टि से इन दोनों पुस्तकों से संबंधित कई जगह जहां मुझे बुलाया गया था, तो संस्थान जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहां जो संयोजक थे उस महाशय के पास एक किताब नहीं थी। उन्होंने कहा सर आपके हाथ में हो तो लेके आइए। मैंने कहा निश्चित रूप से मेरी प्रस्तुति पूरा उस पर केंद्रित होगा, मैंने कहा। तो उस पर उसी समय मैंने ये प्रस्तुति बनाई थी। ये दोनों स्टडीज जो है भारतीय भाषा समिति द्वारा है, और दूसरा शीर्षक जैसे कलेक्टेड स्टडीज ऑन भारतीय भाषा परिवार, पर्सपेक्टिव ऑन हॉरिजन्स एंड हॉरिजन्स के नाम से ये दूसरी पुस्तक है। और पहली पुस्तक में क्या है, तो यहाँ पे मेरा आशय ये नहीं था कि फिर से आपके सामने केवल अंग्रेजी में ही रखूं, मगर किताब अंग्रेजी में है, उसमें जो भी शीर्षक है काफी लंबे चौड़े शीर्षक, और उसका कंटेंट काफी लंबा चौड़ा है। तो इसमें मैंने छोटा करके जिस्ट में आपके सामने रखा। तो एक तो पहला अध्याय इंट्रोडक्शन है, और दूसरा अध्याय जो है द ऑरियंस ऑफ इंडिया, एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ थियरीज एंड नैरेटिव्स। मतलब आर्यों को लेकर, आर्यों का किसी साइड से मतलब भारत में प्रवेश हुआ, आक्रमण किया, ये सारे जो भी हमारे सामने कई किताबों में और कई संदर्भों में जो बातें आती हैं, उनको मानने की जरूरत नहीं है, उनको मानना गलत है। ऐसे सारे एविडेंस हमारे सामने लाए गए। वो तीसरे अध्याय में है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस फ्रॉम मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। एक सबसे पहला लिंग्विस्टिक एविडेंस, मतलब भाषा वैज्ञानिक आधार सामने रखे गए। ये दो दृष्टियों से, एक आर्यन इन्वेजन थियरी है उसको पाटने के लिए, उसको काटने की दृष्टि से, और दूसरा भारतीय भाषा परिवार जिसको कह रहे हैं, तो वो एक परिवार, हमारा एक बड़ा परिवार है, इसको साबित करने के लिए। और पश्चिम की दृष्टि से जैसे आपके सामने कहा गया, भारत में 5 भाषा परिवारों की भाषाएं हैं। जैसे 2 नाम तो सामने आया था, आर्य भाषा या उसका बड़ा जो रूप है, जैसे भारोपीय भाषा परिवार एक तो था, और दूसरा द्रविड़ परिवार। यही लगभग 90% से ज्यादा भाषाएं ये कवर हो जाते हैं इसके अंदर। इसके अलावा बाकी जो भी मतलब 8-10% के अंदर जो भी भाषाएं, वो बाकी 3 परिवारों के अंदर आते हैं।
इनके नाम भी आप तो जान ही लेंगे। लेकिन ये जो एविडेंस पेश किया गया उसमें लिटरेरी एविडेंस, जिसमें ऐतिहासिक और अन्य दृष्टियों से भी पेश किया गया, फिर एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस दिए गए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस दिए गए, मैथमेटिकल एविडेंसेस दिए गए और एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस भी। इतने सारे एविडेंसेस के साथ अनुसंधान की सामग्री इस पुस्तक में है। और चौथा जो अध्याय है, भारतीय भाषा परिवार, इंडिया एज वन लिंग्विस्टिक एरिया, मतलब भारतीय भाषा परिवार जिसको कहा जा रहा है, ये अलग अलग मतलब परिवारों की भाषाएं हैं जो पहले से हम पढ़ रहे थे भाषा विज्ञान में। उन तमाम किताबों को पुराना ज्ञान और पश्चिम का ज्ञान मानते हुए, भारतीय ज्ञान मानते हुए, आज जिसको भारतीय भाषा या भारतीय ज्ञान परंपरा कह रहे हैं, उस दृष्टि से मान के चलिए भारतीय भाषा परिवार ही हम मानेंगे आगे से। बिल्कुल हम वो जो पहले से हम लोग कंटस्ट करते थे या जितनी सारी किताबें हैं उनको पुरानी किताबें कहते हैं, उसके साथ हमें अध्याय जोड़ लेना पड़ेगा और आगे से यही पढ़ाना पड़ेगा। पूरे भारत में एक ही भाषा परिवार की भाषाएं हैं, वो परिवार कौन सी भाषा, कौन सा परिवार है? भारतीय भाषा परिवार। तो वहां पे तो वही शीर्षक है चौथा, भारतीय भाषा परिवार, इंडिया एज वन लिंग्विस्टिक एरिया। और पांचवा जो अध्याय है, भारतीय भाषा परिवार, कॉमनॉलिटीज अमंग इंडियन लैंग्वेजेस। आप जितने 5 परिवार की भाषा आपने कहा, तो उनमें जो समानताएं हैं सारी भाषाओं में। कल परसों मेरे सामने मैं जहां कह भी रहा हूँ, कुछ ना कुछ काम करवाता रहा, तो अपने विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी बैठे थे, एक बिहार का था और एक राजस्थान का था। उन दोनों को एक काम मैंने दिया था। वो काम तो आपके पास और मतलब 22 जो भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं, इनके अलावा 11 भाषाएं भी एंजॉय कर रही है। एंजॉय कर रही है इसलिए कह रहा हूँ, उनको एक नाम दे दिया प्राचीन भाषाओं के शीर्षक से। प्राचीन भाषाएं पहले कम थी, सबसे पहले तमिल को बनाया, फिर संस्कृत को कहा, फिर तेलुगु को लाए, फिर और भाषाओं को जोड़ते गए। अब कुल मिलाकर 11 भाषाएं जुड़ गई। संस्कृत, पाली, प्राकृत तक तो आगे और भी भाषाएं आ गई आपके, असमिया को, बंगला को, फिर उड़िया को, और उस तरफ गुजराती को और मराठी को, पहले से बाकी दक्षिण भाषाओं को, विशेषकर दक्षिण प्रांत में आपको तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम, इन सबको प्राचीन भाषाओं की श्रेणी में और उस सूची में रखे हैं। लेकिन एक भाषा उपेक्षित रह गई है, वो भाषा है अपभ्रंश। और उसको लेकर कुछ काम मैं कर रहा था, और उस काम में मैं कुछ प्रूफ के काम के लिए बच्चों को बिठाया था, और एक शब्द सामने आया, वो शब्द आपको नहीं बता रहा हूँ, उस पर आप काम कर सकते यदि आपका, यदि अपभ्रंश में रुचि है। तो वो एक शब्द मैंने दोनों बच्चों पे प्रयोग करके देखा। आपको पता है जो बच्चा बिहार से आए हैं, वहां पे भी अवहट्ट के नाम से जिस रूप में अपभ्रंश का उसी दौर में, जिसको आप आदिकालीन दौर कहते हैं, उसी दौर में प्रचलन में था। तो आपके जो मैथिली कोकिल के नाम से प्रसिद्ध जो विद्यापति है, तो उन्होंने जो उनकी मतलब उस समय प्रचलित भाषा में लेखन किया था, आपको पता है। तो फिर आप राजस्थान के तरफ का जो लड़का था, तो वो भी बीए हिंदी पढ़ के आया था, उसको भी वो शब्द मालूम नहीं था, लेकिन वो शब्द सहजतः मैं समझ रहा था। तेलुगु के संदर्भ में समझ रहा था, तमिल के संदर्भ में समझ रहा था, कन्नड़ के संदर्भ में और मलयालम के संदर्भ में और कई सारी भाषाओं के संदर्भ में। जो 2 बच्चे जो हिंदी प्रदेश के थे, हिंदी की पूर्वजा, आप कहते हैं हिंदी की माँ संस्कृत, मैं नहीं कहता हूं। क्यों नहीं कहता हूं? क्योंकि हिंदी की माँ कहें आपको अपभ्रंश को कहना चाहिए, और उसके पूर्वज और भी हैं। तो मतलब आप एक ग्रैंड पेरेंट का ही रिलेशन दे सकते हैं संस्कृत को, तो उससे पहले मतलब सीधा संबंध नहीं जोड़ सकते। मगर अपभ्रंश जो है एक सरल रूप है। आपको पता है उसी समय हम लोग संस्कृत कहते हैं, संस्कृत को 2 रूप मानते थे संस्कृत के, एक वैदिक संस्कृत कहते थे, दूसरा लौकिक संस्कृत कहते थे। उसी लौकिक परंपरा में जो आपको अपभ्रंश सामने आया, उसके शब्द बहुत सरल थे, लेकिन उसको भी नहीं समझ रहे। आप समझ गए यहाँ पे। तो कॉमनॉलिटीज अमंग इंडियन लैंग्वेजेस है, तो लेकिन उनकी पहचान की क्षमता बहुत कम रह गई। इसलिए भारतीय परिवार की परिकल्पना अभी उस पीढ़ी में नहीं रही जिस पीढ़ी को हम आज पढ़ा रहे हैं। अब आज हमें वो कर्तव्य है कि पहले इस परिकल्पना को समझे, न्यू फ्रेमवर्क इन लिंग्विस्टिक्स को समझे। और लिंग्विस्टिक्स पढ़ाते समय तो आप पुरानी किताबों की जगह नए ज्ञान को सामने रखें। तमाम यहाँ पे जितने सारे शिक्षक जुड़े हैं, आप जब कभी जहाँ कहीं हिंदी भाषा का इतिहास या भाषा विज्ञान यदि पढ़ाते हैं, 1 मिनट के लिए उस पर आप चिंतन पेश करेंगे बच्चों के सामने, जरूर इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बातें रखिए।
ये कहने का आशय था। और वो वहां तो काफी संक्षिप्त किया था मैंने, चूंकि एविडेंसेस के संबंध में ही ज्यादा बड़ा करके दिखाया। कंटेंट इतना कम रही नहीं रहा, मतलब हर चैप्टर का फिर उसमें सब चैप्टर्स बहुत सारे, कई सारे सेक्शंस थे, लेकिन उनको कंसाइज करके मैंने रखा। और यहाँ पे कलेक्टेड स्टडीज ऑन भारतीय भाषा परिवार पर्सपेक्टिव्स एंड ऑरिजिन्स, ये जो है, तो इसमें 26 पार्ट्स हैं। और हर कहीं इसमें देखिए, मिशन भारतीय भाषा परिवार एंड इंट्रोडक्शन, ये भारतीय भाषा समिति के माननीय अध्यक्ष जी के वचन हैं, ये दोनों में वही है। दोनों पुस्तकों में भी वो मिशन भारतीय भाषा परिवार एंड इंट्रोडक्शन के नाम से उनके वचन है। तो उसका सार भी मैं आपके सामने रखूंगा। फिर अंततः आप देखेंगे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ ग्रामर इन तुलकाप्यम, मतलब जहां पे हमने अष्टाध्यायी को लेकर बात की है, फिर जाकर आप नीचे जाएंगे, आप देखिए इसमें क्या है, पूरा का पूरा भारतीय भाषा परिवार कह रहे हैं, तो यहाँ सारे के सारे उदाहरण आएंगे। कन्नड़ लैंग्वेज का आ रहा है, मदर टंग की बात आ रहे, बाइलिंगुअल की बात आ रहे, कश्मीरी की बात आ रहे, फोक वेरिएंट्स की बात आ रही, आपको उड़ीसा के उदाहरण आ रहे हैं, पूरे भारत के उदाहरण, यहाँ सादरिया लिंग्वा फ्रैंका इन उड़ीसा। तो पूरे देखेंगे कि पूरे भारत के भारतीय भाषा परिवार की संकल्पना के अनुरूप जो अनुसंधान संबंधी बातें हैं, वो सारे एक और पुस्तक के रूप में सामने आए हैं। तो यहाँ सीधी सी बात अब जो कहना है वो कह रहा हूं। भारत की भाषिक विविधता और भावात्मक सांस्कृतिक एकता को हम समझते हैं। विविध भाषाओं की दृष्टि से जो भी परिवार आप मान रहे हैं, लेकिन उसमें एकात्मकता है, ये बात हम जानते हैं। वो है भावात्मक सांस्कृतिक एकता और एकात्मता। एक ही आत्मा से ये सारी भाषाएं, और जो भी आप मान के चलते हैं, इनके स्रोत अलग है, मानते हैं यदि, लेकिन इनमें एक रूपता आ चुकी है कई दृष्टियों से। एक रूपता, जैसे मैंने कहा, मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, मैं अपभ्रंश को जानता नहीं हूं, लेकिन अपभ्रंश को जो हिंदी भाषी नहीं समझ पा रहे थे, उस अपभ्रंश को मैं समझ रहा हूं। इसका मतलब यही हो गया। तो पूरे भारत, समूचे भारतीय भाषा परिवार एक है, तो उसके कई सारे ऐसे एंगल्स है जिसको हमें समझना है। यहाँ पे मैंने जो आपके सामने इंटू मार्क लगाया, उसका आशय क्या है? भारत में प्रमुख भाषा परिवार के नाम से जो 4 या 5 भाषा परिवारों को आप मानते हैं, एक इंडो आर्यन की बात कहते हैं, भारोपीय, और जो दूसरा द्रविडियन कहते हैं, तीसरा ऑस्ट्रो एशियाटिक कहते हैं, और चौथा चीनी तिब्बती परिवार जिसको कहते हैं सिनो टिबेटियन लैंग्वेजेस। ये जो है, तो ये औपनिवेशिक तत्वों के प्रभाव से निर्धारित इन परिवारों की संकल्पनाओं को हम छोड़ दें। तो ये छोड़ने का ही लक्ष्य अभी बनाया गया। आगे से इसी पर जो है, कई सारे देश भर में संगोष्ठियां हो रही है। संगोष्ठियों में तो लोग जा रहे हैं, मैं भी 2-4 संगोष्ठी में गया तो कोई ये बातें सामने नहीं लाए, संगोष्ठी खत्म हो गई। और ऐसी संगोष्ठियां हजारों होने पर भी बात वहां तक नहीं पहुंचती जो पहुंचना चाहिए। तो इसलिए ये संगोष्ठी सबसे पहले हमने अपनी कार्यशालाओं के बीचों बीच, तो बहाना ऐसे बन गया, जब भी उमेश जी से मैं कहता रहता हूँ, मान लीजिए कोई और हमारे वक्ता नहीं है, तब मैं या आप कोई व्याख्यान देंगे। इस बार वैसी स्थिति अभी बता ही रहे थे, मैंने कहा उमेश जी ऐसा कर दीजिए, भारतीय भाषा परिवार की परिकल्पना पर मैं अपना व्याख्यान रखूंगा। यहाँ पे देख रहे हैं, एकत्व की भावना का समावेशी दृष्टि के साथ विकसित परिवार ही भारतीय भाषा परिवार है, जिसमें जैसे मैंने कहा था 1369 को आप इतना याद रखिए, 3 गुना 3 जोड़ दीजिए, गुना 3 ने 3 के साथ 3 जोड़िए 6, और 6 के साथ 3 जोड़िए 9। इसको याद रखने के लिए मैंने एक क्रम बनाया, 1 3 6 9, जोड़ भी रख दिया वहां पे, मतलब इससे ज्यादा भी हैं। इतनी सारी मातृभाषाएं जो भारतीय जनगणना 2011 में सामने आई थी, इन सब की एक साझा संस्कृति की विरासत है। इसी दृष्टि से हम भारतीय भाषा पर, तो भाषा परिवार को लेकर क्यों इतनी बात कही जा रही है, ये दोनों किस पुस्तकें और इतनी बड़े इस पर बहस जो भी चल रहा है, ये वर्तमान समस्या के आधार पर, क्योंकि भाषाओं का जो वंश वृक्षीय जीनेलॉजिकल वर्गीकरण है, ये हमारे लिए समस्या है। तो और दूसरा, औपनिवेशिक दृष्टिकोण की जो विरासत हम बनाए रखे हैं, हम कह रहे हैं तो अमृतकाल कह रहे हैं, और भारत को विकसित देश के रूप में, ना विकसित भारत के रूप में हम देखना चाहते हैं। 100 साल मतलब 1947 से लेकर 2047 तक पूरे विकसित देशों में भारत को हम सामने लाना चाहते हैं। निश्चित रूप से उस दिशा में आगे बढ़ ही रहे हैं।
फिर हम उस परंपरा को, औपनिवेशिक दृष्टिकोण की विरासत को क्यों बनाए रखें? हमारा अपना चिंतन और उसका बहुत बड़ा व्यापक हजारों वर्षों का वर्षों की जो विरासत है, तो उसको हम बनाए रखें। औपनिवेशिक दृष्टिकोण को हम यहाँ से भगा दें और उसको कहीं एक कोने में रख दें। हम अपनी ही दृष्टियों से भाषा आधारित जो क्षेत्रीय विभाजन भी पैदा किया गया था, ये उनकी नीति, जो विभाजन करो और शासन करो की जो औपनिवेशिक सत्ता की जो नीति थी, वो भी हमारे सामने बड़ी समस्या है। वो आज भी बनी हुई है। आज भी आप क्या करते हैं, आपकी भाषा क्या है, मेरी भाषा ये है। तो इसमें तभी हम लोग थोड़ा सा विभाजन रेखा पैदा कर लेते हैं। बिल्कुल हम लोग ऐसी रेखा पैदा करने की जरूरत नहीं। हम विशेषकर ये जो भाषा प्रौद्योगिकी में, मैंने नहीं कहा हिंदी भाषा प्रौद्योगिकी, मैंने नहीं कहा अंग्रेजी भाषा प्रौद्योगिकी, मैंने नहीं कहा तेलुगु भाषा प्रौद्योगिकी, मैंने इतना कहा भाषा प्रौद्योगिकी। इसमें भाषा पूरी दुनिया की भाषाएं हैं। तो मतलब पूरी दुनिया को एक भाषा मानते हैं जरूर, लेकिन स्थानीय जो समस्या है उनका निराकरण करते हुए दुनिया का काम हम करेंगे। तो हम दुनिया भर के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निश्चित रूप से वहां की जो भाषाओं के लिए चेतना हमसे लेकर जाकर वो वहां काम कर सकते हैं। तो आपको पता है हमारे इस मंच से कई सारे जो विदेशों में बैठे अपने भाई बंधु जो जुड़ रहे हैं, उनको हमसे निश्चित रूप से चेतना मिल रही होगी। अंतिम जो है शिक्षा एवं डिजिटल नीति में विखंडन, तो इसको लेकर मैंने कहा था। तो डिजिटल दृष्टि से अभी भी कई सारी भाषाएं तो उस कोने में रह गए हैं जिस पर हम चिंता नहीं कर रहे हैं। और शिक्षा की दृष्टि से भी आप देखिए, शिक्षा माध्यम के नाम से तो भारतीय भाषा शिक्षा माध्यम जिसको कहते हैं, तो क्या 1369 भाषाओं को शिक्षा के माध्यम हम बना पाए हैं? नहीं बना पाए। हम कहते हैं कभी कभी माइनॉरिटी लैंग्वेज कहते हैं, तो ये माइनॉरिटी कहाँ है? तो मतलब इस प्रकार के भेदभाव के शब्दों का ही हम ना करें। तो ये चेतना हमें पैदा करने की दृष्टि से ये भाषा, भारतीय भाषा परिवार की संकल्पना आई है। तो मतलब शिक्षा एवं डिजिटल नीति में जो विखंडन की स्थितियां हैं, ये सारे हमारे सामने समस्याओं के रूप में रह गए हैं। उन सब समस्याओं का समाधान हम अब प्राप्त करने की तैयारी में हैं। नीति स्तरीय जो प्रश्न है, क्या भारत की भाषाओं को केवल अलग अलग परिवारों को रूप में देखा जाए या उन्हें एक सभ्यतागत भाषिक नेटवर्क के रूप में समझा जाए? अब लगातार मैं बोल रहा हूं, मैं अभी 1 मिनट के लिए आपको सुनना चाहता हूं। बताइए, ये 2 सवाल मान लीजिए, आप पहले सवाल को हाँ कहेंगे या दूसरे सवाल को हाँ कहेंगे, आप बता दीजिए। हाँ, चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन 1-2 मित्र बीच में बोल सकते हैं, तो तब मैं सुनूंगा। पहले सवाल के लिए आप हाँ कहेंगे या दूसरे सवाल के लिए हाँ कहेंगे? यदि दूसरे सवाल के लिए हाँ कह रहे हैं, तो पहले सवाल के लिए नहीं जवाब बनेगा। पहले सवाल के लिए यदि आप हाँ सवाल जवाब दे रहे हैं, तब दूसरे के लिए क्या जवाब दे रहे हैं आप सुना सकते हैं। 1-2 मित्रों को आमंत्रित कर सकते हैं। उमेश जी, कोई भी बोलने के लिए तैयार है, बोल सकते हैं 1 मिनट। बिल्कुल सर। इस विषय में हमारे कोई आभासी श्रोता अगर अपना विचार रखना चाहे तो स्वागत है। यहाँ विचार नहीं मांग रहा था, इन सवालों के जवाब मांग रहा था। क्या भारत की भाषाओं को केवल अलग अलग परिवारों के रूप में देखा जाए? जो परिवार हमने देखा अभी तक पढ़ते आए हैं, भारत में 4 या 5 परिवारों की भाषाएं हैं, जैसे बरोपी परिवार, उसी का मतलब आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऐसे विभाजन की रेखा पैदा करके हम देखते जाएं, या इन सबको एक ही परिवार की भाषा, एक ही भाषिक नेटवर्क के रूप में समझा जाए? तो ये मतलब हमारी सभ्यता जो है एक ही सभ्यता है, जिसको हम कहते हैं भारतीय संस्कृति कहते हैं, भारतीय सभ्यता कहते हैं। जो भारतीय सभ्यता है, हमारी अपनी जो बोली है, हमारी जो भाषा जिसको कह रहे हैं, हम जो भी अपने विचार प्रकट करते हैं, हमारे विचार मतलब हमारी बोली में जो कुछ बात निकलती है, उसमें हम एक हैं। तो यही भावना हमेशा सामने आती है। तब कौन सा सवाल का जवाब क्या देना आप चाहते हैं? जवाब दे दीजिए। पहले को क्या जवाब देते हैं, पहले सवाल को, दूसरे सवाल को क्या जवाब देते हैं? जस्ट इतना ही मैं चाह रहा था, कोई बताए, जरूर बताइए। अन्यथा मैं मानता हूं कि मैं लगातार बोल रहा हूं तो आप लोग सो रहे हैं या सुन नहीं रहे हैं, इतना ही मानूंगा। जो जागे हैं तो वो जवाब दीजिए प्लीज। फर्स्ट सर सवाल के लिए हाँ या नहीं, हाँ या नहीं ही यहाँ विकल्प है। तो 4 विकल्प नहीं है, 2 ही विकल्प है, हाँ या नहीं। हाँ
बताना तो हाँ बताइए, नहीं बताना तो नहीं बता। पहला हाँ, दूसरा हाँ, पहला नहीं, दूसरा नहीं, पहला हाँ, दूसरा नहीं, पहला नहीं, दूसरा हाँ। तो ऐसे 4 विकल्प बन सकते हैं, कौन सा विकल्प आपका है? जल्दी बताइए। ये दोनों सर, दो प्रश्न एक लोगों ने दूसरे चैट से बॉक्स जुड़े में हुए हैं। दिया है। हाँ, जो बता रहे कृपया अपना नाम बताएं। मैंने कहा ना कि मैं अपना वो स्क्रीन नीचे कर दिया था जिसमें आप जो बोल रहे हैं उनका पता मुझे चलता है। फिर भी अभी जी 1 मिनट के लिए लाया। जो बोलना चाहते हैं कृपया बोलिए, प्लीज जी कृपया नमस्कार सर। दोहराइए। नमस्कार, मैं राजशेखर जी बोल रहे हैं? जी आपका हाँ जी पूरा सर, नाम नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ जी। डॉक्टर राजशेखर यादव कर्नाटक से हूँ सर। हाँ राजशेखर जी बोलिए। जी, भारत की भाषाओं को केवल अलग अलग भाषाई परिवारों में नहीं देख सकते सर। जी, उसके साथ पहले के लिए जवाब आपने नहीं कहा, जी धन्यवाद। सर, दूसरा, या दूसरा उन्हें जो एक है सभ्यतागत भाषिक नेटवर्क के रूप में समझा जाए, इसको नहीं कहेंगे, हाँ कहेंगे? हाँ कहूँगा, हाँ कहूँगा हाँ, सर। तो वही। तो धन्यवाद राजशेखर जी। और हाँ, बाकी मित्रों ने भी शायद ऑनलाइन में भी दे दिया है। यस, फिर कई लोगों ने जो भी चैट है बॉक्स धन्यवाद। में दूसरे को हाँ किया है। हाँ, पहला हाँ, दूसरा हाँ, जादव स्वरूप जी ने कहा। आप अपना लॉजिक बता सकते हैं जादव जी? पहले को भी हाँ, दूसरे को भी हाँ कहा जादव जी ने, किस लॉजिक से आपने कहा? हाँ नारायण जी, आप कहना चाहते हैं, कह सकते हैं। मैं ये कह रहा था सर कि भाषी भाषाओं जो है वो अलग अलग परिवारों के रूप में देख सकते हैं, मगर इनका जो है ये परिवार अंदरूनी रूपी से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये क्यों दिखने में तो ये परिवार नहीं अलग देखिए, अलग है। सब जुड़े हैं, हाँ सब जुड़े हैं। हाँ अपना पराया जब कहते हैं, हाँ देखिए भाई, अब देखिए उमेश जी को मैं भाई कह रहा हूँ। जी उमेश जी बैठे हैं उड़ीसा में, मैं जी बैठा हूँ पांडिचेरी में, भाई कह रहा हूँ, हम जुड़े हैं, जी हाँ भाई कह रहे हैं। तो बिल्कुल। वो जो बंधुता की भावना है सारी भाषाओं में है, हाँ यही दृष्टि है यहाँ पे, बिल्कुल सही है सर। वही ठीक है, दृष्टि है। वही वही तो कहना है। मतलब यहाँ पे क्या है, जो परंपरागत दृष्टि से हम अलग अलग परिवार मानते थे, हाँ अब वो नहीं मानेंगे। अच्छा और बिल्कुल पश्चिमी दृष्टिकोण से हमें जो भी किताबें हमारे सामने रखी गई, हाँ उन किताबों में जो बातें हैं, बिल्कुल हम नहीं मानेंगे। हाँ तो हम ये मान के चलेंगे, तमाम भारतीय भाषाएं एक दूसरे से कई दृष्टियों से जुड़ी हुई हैं। जुड़ी है, तो पहला वही धीरज जी दिखने ने में कहा, अलग अलग है। पहला नहीं का ही जवाब बनेगा। जी जो हाँ कहा है उनसे मैं जवाब मांगा, तो चूंकि जवाब तुरंत नहीं दिया, क्या तो आप अभी आप चैट बॉक्स में रख सकते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि मैं जस्ट अभी पृष्ठभूमि पर ही हूँ। पृष्ठभूमि का मतलब जस्ट एक संकल्पना ही बता रहा था। ये देखिए, जो पुस्तक 1 में जो बातें हैं, तो उसके संबंध में मैंने आपको उसकी रूपरेखा, मतलब उसकी विषय सूची अंग्रेजी में रखी थी सामने, और उसके अंदर की जो बात है, पुस्तक 1 का जो उद्देश्य है, तो उसका सार आपके सामने रख रहा हूं। जैसे भाषा विज्ञान में एक नवीन रूपरेखा इसमें सामने आई है, ए न्यू फ्रेमवर्क इन लिंग्विस्टिक्स, पहली किताब में, जिस किताब का शीर्षक है भारतीय भाषा परिवार। तो उस पुस्तक का उद्देश्य यह है कि एक तो हमारे पास जो औपनिवेशिक, मतलब अंग्रेज जो आए थे, तो उन्होंने हम पर जो भी थोपी थी, मतलब भाषिक वर्गीकरण जो भी है, उसकी समीक्षा करना इस पुस्तक का एक आशय है। और दूसरा, भारतीय भाषाओं की निरंतरता का प्रतिपादन, मतलब ये सारी पहले से जुड़ी हुई है, किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। तो निश्चित रूप से हम लोग आपस में जो भी मिलते हैं, आजकल के बच्चे जो भी मतलब वर्तमान पीढ़ी के बच्चे, अंकल आंटी भले ही कहें, और जो भी मतलब पिता को पप्पा ना कहें या पिताजी ना कहें, कुछ और भी कहें, फादर या मदर कहें, या कुछ और भी कहें, ठीक है, मम्मी कहें, ठीक है, तो उसका कोई और अर्थ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, निरंतरता, मतलब बिल्कुल हम, वो स्थिति कुछ भी हो, लेकिन वास्तव में जो भाषाओं में कई दृष्टियों से एक दूसरे से जो जुड़ाव है, उसका प्रतिपादन करना भी इसका आशय है। तीसरा, अंतर विषय प्रमाणों का समेकन, आपने देखा, तो जो प्रमाणों की बात मैंने कही थी, तो वो प्रमाण आप देख चुके हैं, ठीक है। तमाम प्रकार के प्रमाणों पर काफी सामग्री आपके सामने है, और ये तमाम आधार आपके सामने पेश किए गए, उन आधारों पर आप अध्ययन कर सकते हैं इन किताबों से। और फैमिली ट्री से नेटवर्क मॉडल की ओर संक्रमण, मतलब जो फैमिली ट्री की बात, वो पश्चिम की अवधारणा है, जबकि हम एक दूसरे से जुड़ी हुई भाषा में कहते हुए एक भाषा परिवार, उसको भारतीय भाषा परिवार हमने
कहा है। तो और दूसरा अध्याय 1 मतलब पहला अध्याय जो है इसमें, तो उसमें वैचारिक आधार दिए गए, उसके मुख्य बिंदु है एक तो पाश्चात्य मॉडल की सीमाएं, उसकी क्या सीमाएं हैं, और सभ्यतागत निरंतरता के बारे में भी बात कही गई, और भाषा विज्ञान को उपनिवेश मुक्तिकरण करने का एक आशय है। तो अब नीति का क्या प्रभाव होगा इसका, ये मैं कह रहा हूं। मतलब अब हम लोग परंपरागत रूप से जो पढ़ा रहे हैं, जैसे आप हिंदी के ही बीए एमए के अंदर जो पढ़ाते हैं या भाषा विज्ञान में जो पढ़ाते हैं, तो भारत में जो भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण की जो बात पढ़ाते हैं, उसको हमें थोड़ा सा संशोधित करके पढ़ाना पड़ेगा। तो पश्चिम वाले ऐसा मानते थे, जबकि हम भारतीय दृष्टि, कब की दृष्टि, महेश्वर सूत्रों से लेकर जो 14 महेश्वर सूत्र मैंने कहा, उसमें जिन ध्वनियों का जो मतलब शंकर की मतलब नटराज की डमरू से जो ध्वनियां उत्पन्न हुई है, तो जिसके आधार पर आपको अष्टाध्यायी परिणय सर्जना की है, उस पर कई सारी टिप्पणी लेखक हैं। तो उसके आधार पर आगे हम उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषा मॉडल को समावेश करेंगे, उसको जोड़ेंगे, हम उस पर बात करेंगे। और दूसरा जो अध्याय है, आर्य विमर्श का पुनर्परीक्षण। आर्य मतलब आर्य कहीं से आए, भारत पर आक्रमण किया, यहाँ जो भी लोग थे उनको ढकेल दिया, ऐसी कई सारी किताबों में आप पढ़ते हैं। तो ये पढ़ना गलत ही है, बिल्कुल आर्यन इन्वेजन थ्योरी के विरोध में जो भी यहाँ पे सबूत पेश करने थे वो पेश किए गए। और इंडो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी की जो बात है, तो उस पर कई सारी बातें आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। आलोचनात्मक विश्लेषण दूसरे अध्याय में है। नीति संकेत क्या है यहाँ पे, संतुलित और प्रमाण आधारित इतिहास लेखन होना चाहिए। जो इतिहास पहले रचा गया उसमें बार बार यही बात आती है कि आए आर्य और द्रविड़ों को ढकेल दिए, तो इसलिए यहाँ पे आर्यन वर्सेस द्रविडियन, तो ये जो मानसिकता पैदा की गई, ये विभाजन की नीति की वजह से, ये आक्रमणकारी विशेषकर औपनिवेशिक सत्ता ने ये हम में पैदा की थी, तो उसका विरोध करें, ये इस दृष्टि से ये बातें सामने आई। और तीसरा जो अध्याय है, विभिन्न प्रमाणों की प्रस्तुति पर केंद्रित। ये प्रमाण क्या क्या है मैंने आपको बता दिया था। और इसमें जैसे पहला प्रमाण क्या है, भाषिक प्रमाण, संस्कृत एवं वैदिक ग्रंथों का विश्लेषण, प्राचीन पाठ की तुलना और संरचनात्मक निरंतरता, इन सब पर केंद्रित बातें उसमें है। और दूसरा जो प्रमाण है वो है साहित्यिक एवं कालक्रमीय प्रमाण। ऋग्वेद का कालक्रम और उससे संबंधित विमर्श, कब मान सकते हैं हम ऋग्वेद का काल, और वैदिक ग्रंथों की प्राचीनता, इसको लेकर भी बातें हैं। और पश्चिम एवं पूर्व की सांस्कृतिक समानताएं क्या क्या है, इसको लेकर भी बातें हैं इसमें। और दूसरा एक और प्रमाण है मानव वैज्ञानिक प्रमाण या मानव विज्ञान के प्रमाण। तो उसमें है एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस है, भाषा एक संस्कृति के रूप में इसमें माने हैं। और भक्ति एवं सूफी परंपराओं को लेकर, तो मतलब यहाँ मिली जुली जो संस्कृति है, तो आप जिसको मानते हैं उर्दू, और जिसको मानते हैं हिंदी, और जिसको मानते हैं हिंदुस्तानी, ये मिला जुला जो रूप है, तो इसकी जो परंपरा है, जैसे भक्ति द्रविड़ उपजी कहते हैं, तो द्रविड़ में उपजने वाली भक्ति, तो उत्तर में जाकर तो कैसे हम तालमेल बनाएं, कैसे हमारी बातों में, भावनाओं में एकरूपता, एकता आई, तो वो सारी चिंताएं तो एविडेंसेस के रूप में यहाँ पेश की गई। और द्विभाषिकता की ऐतिहासिक जड़ें, हर कोई भारतवासी कोई एक भाषा नहीं बोलता। आमतौर पे दक्षिण में कई लोग कहते हैं ये हिंदी वाले क्यों नहीं सीखते दक्षिण की भाषाएं, वो तो एक ही भाषा बोलते हैं। तो मैं कहता हूं उनको गलत बोल रहे बोलता हूं। क्यों कहता हूं, हिंदी किसी की मातृभाषा नहीं है, सबकी मातृभाषा है हिंदी। कारण हिंदी के अलावा तो वहां अपनी अपनी बोलियां भी हैं। बोलियों की संख्या भाषा विज्ञान की किताबों में सीमित करके पढ़ा देते हैं, 18 बोलियां, 22 बोलियां कह देते हैं, जबकि शताधिक बोलियां हिंदी प्रदेश में प्रचलित है। तो उन तमाम बोलियों का ज्ञान भी है और हिंदी का भी ज्ञान है, और थोड़ा मोटा मोटी ये भी सीडी तो जानते हैं लोग, तो सारे के सारे द्विभाषिक या बहुभाषिक है। तो ये ऐतिहासिक जड़ें हमारे पास पहले से आज नहीं, तो सदियों से है। जो संस्कृत परंपरा में थे, संस्कृत में शंकराचार्य, जिसको आपने कहा हम ब्रह्मास्मि कहते हुए 8वीं सदी में पूरे भारत में उन्होंने जिस प्रकार से, जिस वैदिक धर्म का, और उसमें जो मतलब दो नहीं एक है ईश्वर कहते हुए जिस अद्वैत की भावना का उन्होंने प्रचार किया था,
तो उन्होंने उसको संस्कृत में किया था, लेकिन वो कहाँ से आ रहे हैं? जहां आज मलयालम प्रदेश कह रहे हैं वहां से आए हैं। तो उनकी मातृभाषा यदि मलयालम है तो उन्होंने संस्कृत का प्रयोग किया। दो भाषाओं का जड़ कहाँ देखते हैं आप देखिए पीछे जाकर, ये जड़ बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। आप जिस समय कह रहे हैं तो आपको वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, हर भाषा भाषी अपने घर पे जो भाषा बोलते हैं तो वो घरेलू भाषा हो जाती है। बाहर आकर समाज में बोलते हैं वो थोड़ा ना कहीं कुछ मानक भाषा हो जाती है। तो वो दोनों दो रूप है। तो मतलब दो रूपों को भी, दो भाषा रूपों को मानकर विभाषिक वहां भी कह सकते हैं। कारण क्या है? एक भाषा में उदाहरण, अभी आज मैं बेंगलुरु में बैठ के बात कर रहा हूँ, तो यहाँ चनागिदरा बोलने से आप कुशल है ना जैसा अर्थ में कन्नड़ भाषी समझते हैं। तो मान लीजिए जो उत्तर कर्नाटक के जो लोग आए हैं, बेसिदरा कोई पूछेगा ये क्या बोल रहे हैं, सोचेंगे वो भी कन्नड़ में ही बोल रहा है, लेकिन नहीं समझेंगे। जो समझता है उसको द्विभाषिक मान लीजिए। तो मतलब दोनों रूपों को समझने वाला द्विभाषिक मानना चाहिए। मैं चार रूपों को मानता हूँ कन्नड़ में, तो मैं बहुभाषिक मानता हूँ अपने को, कन्नड़ के अंदर ही बहुभाषिकता। तो ये द्विभाषिकता को आप कभी ऐसा ना मानिए कि एक भाषा जानने वाला द्विभाषिक क्षमता नहीं रखता, निश्चित रूप से है। तो वो जड़े हमारे पास पहले से है, ये मानव वैज्ञानिक प्रमाणों के रूप में पेश किए गए हैं तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में जो और प्रमाण पेशित किए वो पुरातात्विक प्रमाण है, शैलचित्र परंपरा, कृषि क्रांति, सभ्यतागत निरंतरता का संकेत, ये सारी चीजें। और भी प्रमाण है गणितीय एवं खगोलीय प्रमाण। आज खगोलीय जो पश्चिम ने जिस ढंग से चंद्रयान, सूर्ययान, जो परिकल्पना करके विमान की खोजें भी जो भी की है, उससे ज्यादा खगोल, मतलब जिसको हम पृथ्वी को गोलाकार कह रहे हैं, वो हम लोग जो प्राचीन वेदों में ही वो बात होने की खगोलीय प्रमाण हमारे पास है। तो वहां और भी जैसे शुल्ब सूत्र परंपरा और खगोलीय संकेत और वैदिक गणितीय परंपरा, इन सबको लेकर भी प्रमाण पेश किए गए हैं। और बाकी जो चौथा अध्याय है तो वो भारत एक भाषिक क्षेत्र, तो जिसको कहना चाहिए कि वहां पे स्प्रैच बंड की अवधारणा, मतलब एक भाषा बंधन की अवधारणा को लेकर यहाँ पे, तो ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन आपको पता है कि आज हमने देर से भी शुरू किया, और जैसे ये दो पुस्तकें हैं और इस पर काफी व्यापक चिंतन है, उसको लेकर अलग से, चूंकि कार्यशाला में पहले मैं एक पृष्ठभूमि आपके सामने ला रहा हूँ, तो अगली कार्यशालाओं में एक बार निश्चित रूप से इस पर हम व्यावहारिक कार्य ही करेंगे। मैं आपके सामने उदाहरण रखूंगा और किस आधार पर यहाँ पे भारत को एक भाषिक क्षेत्र कहा जा रहा है। अलग अलग भाषाओं की कम से कम 4-5 भाषाएं हम ले लेंगे। एक उत्तर की भाषा ले लेंगे, एक दक्षिण की भाषा ले लेंगे, एक पूर्व की भाषा ले लेंगे, एक पश्चिम की भाषा ले लेंगे, और एक पूर्वोत्तर की भाषा ले लेंगे। इस ढंग से 4-5 भाषाएं ले लेंगे, और उसके साथ अंग्रेजी ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए। हम अपनी बात को, जैसे रेट्रोफ्लेक्स की ध्वनियां और एसओवी, वाक्य क्रम और पुनरुक्ति, ये भाषा विज्ञान के विद्यार्थी इनको आराम से समझेंगे। और विशेषकर तो ये भाषा प्रौद्योगिकी के जो विद्यार्थी है, दूसरे अध्याय में हमने भाषा वैज्ञानिक परंपरा के नाम से भाषा विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भाषा प्रौद्योगिकी को जो पढ़ाया है, तो उसमें ध्वनि विज्ञान और रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ पढ़ाया, उसके आधार पर भारत एक भाषिक क्षेत्र के अंतर्गत जो बातें हैं तो उनको आराम से समझ सकते हैं। तो आगे जो भारतीय भाषिक क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं, तो उसमें एक तो उपस्तर का प्रभाव और अभिसरण, कन्वर्जेंस और द्विभाषिकता, इन पर भी काफी विचार सामने आया है। और अंतिम जो अध्याय है, 5वां अध्याय, जिसमें संरचनात्मक समानताओं पर बात हुई है। एक ध्वन्यात्मक समानताएं, रूपात्मक समानताएं, वाक्य रचनात्मक समानताएं और अर्थगत समानताएं, जो भाषा विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के रूप में एक विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान की जो बातें आप पढ़ते हैं, उन्हीं के आधार पर संरचनात्मक, मतलब भारतीय भाषाओं में संरचना की दृष्टि से जो समानताएं हैं उस पर सामग्री है। ये महत्वपूर्ण सामग्री है, इसका अध्ययन आप उसमें भी पढ़ेंगे। वो अंग्रेजी में है। हम लोग इन कार्यशालाओं के माध्यम से हिंदी में इस पर काफी ज्यादा हम लोग जरूर आगे प्रकाश डालेंगे। और पहली पुस्तक में नीति निष्कर्ष में जो सामने रखना चाहता हूं, वो एक भाषाई विखंडन की पुनर्समीक्षा। भाषाओं की दृष्टि से हमारे बीच जो अलगाव पैदा किए गए, भाषाओं के नाम से कितने सारे शीर्षक आपके सामने आते हैं, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, माध्यम भाषा, माइनॉरिटी भाषा, वो भाषा, ये भाषा,
इतनी सारी संज्ञाएं, इनकी जरूरत ही नहीं है, एक ही संज्ञा काफी है, वो भारतीय भाषा। तो एक सेकंड मैं आपसे व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ, एक ही सेकंड समय दीजिए और तब तक इसको देख लीजिए। ये नीति निष्कर्ष मैंने दिए हैं आपके सामने। या आ गया, हाँ सर, आइए आइए, बंद हो गया था। दोस्तों, ये जैसे मैंने कहा, भाषाई विखंडन की पुनर्समीक्षा और राष्ट्रीय एकीकरण में भाषा की भूमिका और शिक्षा सुधार हेतु आधार, नीति निष्कर्ष के रूप में ये सारी चीजें सारवत भारतीय भाषा व व्यवहार संबंधी पुस्तक के माध्यम से आए हैं। और दूसरा जो है, दूसरी पुस्तक है, ये जो पुस्तक है निश्चित रूप से ये दूसरे तमाम अध्ययनों का, मतलब पिछले 2 वर्षों से जितने सारे भारतीय भाषा समिति के सम्मेलन हुए हैं, संगोष्ठियां हुई हैं, उनके सार के रूप में दूसरी पुस्तक सामने आई है। तो इस पुस्तक की सामग्री के बारे में हमने जो भी बातें अभी तक की है, तो उससे आपको स्पष्ट है, उसका मतलब उसी विषय सूची मैंने सामने रखी थी। इसके आधार पर भी इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, एक तो क्षेत्रीय एवं विषयगत अध्ययन किया गया इसमें, और नीति उन्मुख शोध भी किया गया, और कर्तव्य की चेतना इसमें जगाई गई है। और कर्तव्य की चेतना हमें जो जागृत हो रही है वो डिजिटल एवं एआई परिप्रेक्ष्य में, मतलब डिजिटल चेतना हम सारे बच्चों में जगा रहे हैं। वर्तमान पीढ़ी के बच्चों में जो डिजिटल ज्ञान है, उसके माध्यम से हम अपनी भाषाओं को क्या योगदान कर सकते हैं, वो एक चेतना तो पहले से जगा रहे हैं। तो अब जैसे ये भारतीय भाषा परिवार की संकल्पना को लेकर ये जो व्यापक अध्ययन हमारे सामने आए हैं, इनके आधार पर भाषा विज्ञान के विद्यार्थियों के रूप में निश्चित रूप से हम डिजिटल एवं एआई, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कृत्रिम बुद्धि, जिसको मलयालम में निर्मित बुद्धि कहते हैं, बहुत बेहतरीन शब्द, हम आपस में सारी भाषाओं के जो शब्द है उनको लेकर बात करेंगे। निश्चित रूप से बहुत अच्छे एआई जैसे शब्द की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो उनके परिप्रेक्ष्य में हमारी अपनी कर्तव्य की चेतना क्या है उसको लेकर हम बात करेंगे। और दूसरा, सांस्कृतिक भाषिक एकता का भी संकल्प हमें पैदा करता है, विविधता में एकता की भावना हम जागृत करते हैं अपने दिमाग में, और साझा व्याकरणिक संरचनाओं को लेकर बात करते हैं। अब अंग्रेजी और हिंदी की तुलना करके जो आपको एसओवी और एसवीओ की संरचनाओं की का भेद जो देखते हैं, फिर दोनों को एक परिवार में कैसे माना, इतना भेद है तो एक परिवार कैसे हो सकता है, डीएनए दोनों का अलग है, तो फिर एक परिवार कैसे कहा अंग्रेजों ने। तो हम वहां उसी दृष्टि से हम उस थ्योरी को विभाजन, मतलब विभाजक नीति मानते हुए इसमें वो आपको कहा गया है। साझा व्याकरणिक संरचनाएं और सभ्यतागत निरंतरता, ये सारी सांस्कृतिक भाषिक एकता के बिंदु है। विविधता में एकता, मतलब भाषाएं अलग अलग है लेकिन उसमें भावना एक है। उसमें एकता को प्रतिबिंबित करने वाले कितने सारे आयाम है, जैसे ध्वन्यात्मक आयाम हो, रूपात्मक आयाम हो, और वाक्यात्मक आयाम हो, वाक्य संरचना परक और अर्थ परक आयाम हो। इनको लेकर निश्चित रूप से काफी सामग्री इसमें है, उसको हम देखेंगे। और विशेषकर पूर्वोत्तर भारत का अध्ययन, इसको लेकर भी इसमें सामग्री है। पूर्वोत्तर भाषा भारत में, पूरे भारत में जितनी भाषाएं हैं उनकी 3 गुना भाषाएं रह गई है। तो पूर्वोत्तर भारत को छोटा कहते हैं, आप 7 यहाँ एक बाही भी जोड़ के आप तो 8 मान लेंगे, तो उसके साथ तो 8 राज्यों की जो भाषाएं हैं पूर्वोत्तर, और उसमें जितनी भाषाएं हैं, पूरे भारत में जितनी भाषाएं, उनका 3 गुना अधिक भाषाएं वहीं रहती है। तो उनका अध्ययन निश्चित रूप से हमें करना चाहिए और उनके लिए योगदान भी हमें करना चाहिए। तो उसमें भाषिक सामंजस्य पैदा करने की दृष्टि और क्षेत्रीय संपर्क और बहुभाषिक पहचान करने की दृष्टि से वहां कार्य करना चाहिए। और मैं तो भाषाओं की चिंताओं को लेकर पिछले दिनों से, मतलब पूरे 3 दशकों से, 3.5 दशकों से जो भी काम कर रहा हूँ, उसमें निश्चित रूप से मैं जब से भारतीय भाषाओं में कंप्यूटिंग का कार्य कर रहा था, असम तक तो जा चुका था मैं, और कई सारे राज्यों तक जा चुका था। अब दूसरे जो आंदोलन, मतलब विशेषकर डिजिटल साक्षरता का दूसरा आंदोलन, पहला आंदोलन था लोगों को अपनी भाषाओं की चेतना लेकर कंप्यूटर में अपनी भाषा में काम करने का, और उपेक्षित भाषाएं जो रह गई उनकी चेतना दूसरे आंदोलन में आ चुका है। उसके साथ साथ मुझे लग रहा है 1980 के दशक में जिसको डिजिटलीकरण कहते थे, उसका उद्देश्य कुछ ही था, उसका अर्थ कुछ ही था, सीमित अर्थ था। अब उसका अर्थ व्यापक हो चुका है। डिजिटलाइजेशन कहते ही भाषा प्रौद्योगिकी के विद्यार्थी और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट्स निश्चित रूप से समझेगा। आज एआई जो साकार रूप में आपके सामने आया है,
मतलब मशीन को आप एक शब्द कहते हैं, इतनी बातें जो सामने ला पा रहा है, उसकी भाषिक क्षमता इतनी विकसित आपने की है, तो उसके आधार पर तो वो कर रहा है, तो उसके आधार पर आपको समझना चाहिए डिजिटाइजेशन का आशय। मैंने 4 अक्षर यहाँ पे ऐसे वैसे कुछ लिख लिया, इसको डिजिटाइज करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको स्कैन करके कुछ डब्बा के रूप में या एक इमेज के रूप में मैंने कहीं सुरक्षित रखा है, बिल्कुल वो नहीं है। तो ये जो सामग्री डिजिट के रूप में जा रही है, इस सामग्री को निश्चित रूप से कंप्यूटर जो है प्रयोग करते हुए अपनी भाषिक क्षमता, मशीनी अधिगम की क्षमता के आधार पर वो अपनी भाषिक क्षमता बढ़ाकर उसकी सामग्री को ज्ञान के रूप में हमारे सामने परोसने की क्षमता हासिल करके अब आपके सामने शिक्षक बनाम एआई, शिक्षक बनाम रोबो, ये सारी जो परिचर्चाएं हो रही है उनका समाधान और विशेषकर उपेक्षित पूर्वोत्तर की भाषा अध्ययन को हम सामने लेंगे। मेरे साथ आप सब चलिए। जैसे मैं पिछले दिनों में गया था अरुणाचल प्रदेश, वहां शताधिक भाषाएं हैं, उनके साथ बिल्कुल न्याय नहीं किया गया था। वहां मेरे मित्र राजीव जी जो आरजीयू में हैं, राजीव गांधी विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में हैं, तो उन्होंने कहा आज की पीढ़ी के बच्चे, जो इसी राज्य के बच्चे, तो यहाँ जो प्रमुख भाषाएं हैं, तो मतलब 20, 27 या 34 जो भी भाषाएं हैं, तो प्रमुख भाषाएं शताधिक तो है वहां पे भी, उनके नाम तक नहीं गिन सकते। तब मैंने कहा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट जैसे आप पढ़ाते हैं, वैसे पहली कक्षा से भाषाओं के नाम पढ़ा सकते, जैसे हम नक्षत्रों के नाम, सप्ताहों के नाम, महीनों के नाम, यहाँ तक कि वर्षों के नाम। वहां के बच्चों से मैंने पूछा था आरजीयू में, एक दिन ऐसे ही समय में, शाम के संध्या के समय में मैं बैठा था इसी महीने में शुरुआत में, और बच्चों से सवाल किया 60 महीनों 60 वर्षों के नाम, 12 महीनों के नाम आप जानते हैं क्या? तो नहीं बोले, तो ये नहीं पढ़ाया गया। जबकि हम सीधा प्रभव विभव शुक्ला प्रमोदुता प्रजोत्पत्ति अंगिरसा, तो लगातार हम बोलते हैं, कैसे बोल पा रहे हैं? तो बचपन में संस्कार हमें डालेंगे, ये संस्कार हम यदि डालते, मतलब भाषिक चेतना के संस्कार यदि हमारी पीढ़ियों में डालते हैं, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के टीचर हो और पीजी के टीचर हो, पीएचडी के टीचर हो, अपने बच्चों में पूरा जो व्यापक भारत का भाषिक जो परिवार है, भाषा परिवार और भाषिक परिदृश्य है, उसकी चेतना बच्चों में पैदा करते हुए, जो उपेक्षित है, जो पीड़ित है, तो उसकी पीड़ा पर पीड़ा सम धर्म नहीं भाव, दास ने कहा, उस धर्म को हम निभाएंगे। और मैं काफी समय ले चुका हूं और मेरी पीपीटी बहुत लंबी पीपीटी है। आपको 143 इसमें स्लाइड्स है। 143 का संकेत क्या होता है तो आपको पता है अंग्रेजी में। तो हम अपनी भाषाओं के प्रति प्यार पालते हैं। प्यार पालना केवल प्यार पालने से मतलब नहीं है। तो भाषा भूखी है और भाषा की कई सारी चिंताएं हैं, तो उन चिंताओं को भी हम पूरा करेंगे। आप भी भूखे भजन ही कर रहे हैं, मतलब लगातार मैं बोलते जा रहा हूं, आप सुन रहे हैं। हमने दे दिया था, कभी भी 1 घंटे से भरकर हम नहीं लेंगे समय, फिर आज भी वो हम लोग निभा नहीं पाए हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहते हुए मैं अपनी बात को आज यही विराम देना चाहता हूं। बस निष्कर्ष के रूप में यही देना चाहता हूं कि हम भाषा प्रौद्योगिकी को लेकर जो चिंताएं जगा रहे, जो चेतना जगा रहे, जो हम कौशल देना चाहते हैं, इस कोर्स को मैंने शीर्षक दे दिया भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय। परिचय का मतलब ये आप जो भी तथाकथित कक्षाओं में, आजकल वहां से भी शुरू किया गया, कैसे आप नर्सरी कहें या जीरो कहें, जीरो के बाद एलकेजी, यूकेजी जो भी कहते हैं, उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड है। मैं इसको जीरो लेवल का मानता हूँ। इस कोर्स को जीरो लेवल का उद्देश्य क्या है, बस आप में वो चेतना, स्कूल में जाने की चेतना, मतलब डिजिटल परिवेश को समझने की चेतना जगाना चाह रहा था। ये तथाकथित कुछ पीढ़ियां जो डिजिटाइजेशन का आशय भी नहीं समझ रहे हैं, डिजिटाइजेशन का फायदा क्या है, 1980 दशक में फायदा कुछ नहीं था, वो सुरक्षित रखना। अब उसका आशय ये है कि भाषिक क्षमता कंप्यूटर में उत्पादित और विकसित करना। तो ये चेतना हम जागृत करना चाहते हैं। इसी चेतना के साथ आज भाषा परिवार को लेकर भारतीय भाषा समिति, जो मतलब शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की उच्च स्तरीय समिति है, उसके अध्ययनों का सार के रूप में जो 2 पुस्तकें एनपीटी ने प्रकाशित करके हमने सामने लाई है। ये पुस्तकें पिछले नवंबर में सामने आई थी। अभी आप एनपीटी के साइट में जाएंगे, आउट ऑफ स्टॉक बोल के आपको दिखेंगे, लेकिन पुस्तकें जरूर देश में इधर उधर है, प्रकाशकों से आप मंगवा लीजिए। मैंने आग्रह जैसे किया कि मुझे पता भी चल गया कि ये भारतीय भाषाओं में किताबें बन रही है, नहीं बन रहे तो हम भी कर सकते हैं, कीजिए। और हमने जैसे किया, आज चेतना आप में हिंदी में ही जगाई। निश्चित रूप से अगली कार्यशालाओं में
हम इन पुस्तकों के सार को और भी विस्तार से समझेंगे और इस पुस्तकों की चेतना को और भी जागृत करते हुए हम, चूंकि इन पुस्तकों की दृष्टि से जो बातें या जो चेतना हमें जागृत होनी है उस दृष्टि से हम योगदान करेंगे, विशेषकर हम तकनीकी योगदान और प्रौद्योगिकी योगदान करेंगे। जो भाषाएं उपेक्षित रह गए, जिनका मतलब तकनीकी परिवेश के लिए योग्य उनको नहीं माने गए, उनको योग्य बनाएंगे, उस लायक उनको हम योगदान करेंगे। वही चेतना जागृत करना मेरा आशय था और उसी दृष्टि से जो मैंने कहा 1 4 3 आई लव यू जैसा हम अपनी भाषाओं के प्रति प्यार पालते हुए, अपनी तमाम भाषाओं को अपनी मां मानते हुए हम अपनी भाषाओं के लिए कार्य करें, योगदान करें। ये चेतना मैं इन दोनों पुस्तकों के बहाने, इन अध्ययनों के बहाने और भारतीय चिंतन की नई दृष्टि के बहाने आपके सामने रखना चाहता हूं। इन पुस्तकों में जो बातें हैं उन्हीं की बातें मैंने काफी विस्तार से कही। जैसे मैंने कहा था, बात यहीं विराम दे रहा हूं।